हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 के हिस्ट्री चैप्टर 5 पढ़ेंगे। किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। इलेक्शन डे। संकरन woke up to see his grandparents all ready to go and vote. They wanted to be the first to reach the polling booth. Why Sankaran wanted to know? Were they so excited? Somewhat impatiently, his grandfather explained, "We can choose our own rules today." ये चुनाव के दिन की बात है। यहाँ पर जब संकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहला पहुँचने के लिए तैयार हो रहे थे। संकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों को चुनाव करने जा रहे हैं। हाउ सम मैन बिकम रूलर्स। कुछ लोग शासक कैसे बने। Choosing leaders or rulers by voting is something that has become common during the last 50 years or so. लगभग 50 साल से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे। हमने चैप्टर 5 में यह पढ़ा है कि कुछ लोग राजा यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, लेकिन करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ अलग परिवर्तन दिखाई दिया है। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देख रेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ करने में आमंत्रित किया जाता था और यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें कुछ उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था और युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों और अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियों और उनके पुत्रों को भी छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे और सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष यानी कि वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। वर्ण। यहाँ पर वर्ण के बारे में दिया गया है। देयर वर 4 सोशल कैटेगरीज, नेमली ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्णों में विभाजित किया था, अलग अलग किया था, जिन्हें वर्ण कहते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। जैसे कि पहला वर्ण ब्राह्मणों का था। उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। तीसरे स्थान पर विश यानी कि वैश्य थे। इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था और औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया। महिलाओं और शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। जनपद। The Raja who performed these big sacrifices were now recognized as being Raja of Janpad rather than Jan। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे थे।
जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है और पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतरजिखेड़ा इनमें से प्रमुख हैं। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों और अन्य जानवर को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल और सरसों जैसी फसलें उगाते थे। और यहाँ एक कटोरी की फिगर दी गई है। ये शायद लोगों को भोजन परोसने के लिए इसका प्रयोग किया जाता होगा। और लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरा स्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इनके नाम से ही हमें पता चलता है कि इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं और ज्यामितीय आकृतियों के रूप में हैं। महाजनपद। About 2500 years ago, some janpad became more important than others and were known as महाजनपद। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा और कुछ महाजनपदों को अधिकतर एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, यानी इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट और पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थीं। ऐसा लगता है कि लोगों ने राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया होगा। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि दिखाएं। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता होती थी और लाखों की संख्या में ईंट और पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री, पुरुष और बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इनके संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। ये एक कौशंबी का दीवार है और इस फिगर में आप देख सकते हैं ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण लगभग 2500 साल पहले हुआ था। अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ उनको भुगतान आहत सिक्कों के द्वारा होता था। इनके सिक्कों के बारे में आप चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है टैक्सेस। एज द रूलर्स ऑफ द महाजनपद वर building huge forts, maintaining big armies, they needed more resources and they needed officials to collect these. टैक्सेस मीन्स कर। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती होगी। और महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे, जैसे कि टैक्सेस ऑन क्रॉप्स, टैक्सेस ऑन क्राफ्ट्स पर्सन्स। उन्होंने फसलों पर लगाए गए कर सबसे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बताएं क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। फिर टैक्सेस ऑन क्राफ्ट पर्सन, कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए जो हमेशा श्रम के रूप में चुकाए जाते थे, जैसा कि एक बुनकर, लोहार, सुनार। राजा के लिए महीने में एक दिन काम करना पड़ता था। फिर पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पादक के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था और आखेटकों और संग्राहकों को जंगल से जितनी भी वस्तुएं प्राप्त होती थीं वो देनी होती थी। What do you think would have been provided by hunters and gatherers? Change in agriculture. अब कृषि में परिवर्तन हुआ। इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो परिवर्तन आए, जैसे हल के फाल और लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था।
इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, यानी कि खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान की पौधे तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। इसमें कमरतोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज़्यादातर दास, दासी और भूमिहीन खेतीहर मजदूर करते थे। Can you think why kings would encourage these changes? A closer look. मगध। लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थीं और ये यातायात, जल वितरण और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत ज़रूरी थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था और इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ और रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी थी। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिम्बसार और अजातशत्रु हुए। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद एक महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, आज का पटना, जो राजधानी बनाया गया। More than 2300 years ago, a ruler named Alexander, 2300 साल से पहले की बात है, मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था और पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। In what ways were these armies different those described in Rigved? A closer look. वज्जी, जैसा कि आपने पढ़ा कि मगध एक शक्तिशाली राज बन गया था, उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली यानी कि बिहार थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गढ़ या संघ कहते थे। गढ़ या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे जिससे प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा अलग अलग अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है, और अपने शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर बातें करते थे। और स्त्रियां, दास, कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। दिस इज एन अकाउंट ऑफ वज्जी फ्रॉम द दिग्घ निकाय, a famous Buddhist book which contains some of the speeches of the Buddha. These were written down about 2300 years ago. वज्जी संघ का यह वर्णन दिग्घ निकाय से लिया गया है। दिग्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। अजातशत्रु और वज्जीज। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वस्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं और उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक दे हेल्ड फुल एंड फ्रिक्वेंट पब्लिक असेंबलीज, जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे। दे मेट एंड एक्टेड टुगेदर, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे। दे फॉलोड
एस्टैब्लिश्ड रूल्स, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे। दे रिस्पेक्टेड, सपोर्टेड एंड लिसन टू एल्डर्स, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। और वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों और गांवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे। विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। In what ways was the Vajji Sangh different from the other Mahajanpad? Try and list at least 3 differences. कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इनके बारे में हम चैप्टर 9 में पढ़ेंगे।